हाय एवरीवन। आप लोग फिर से वही सारी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं जो आप लोगों ने लास्ट ईयर करी थी। एमएचसीईटी की तैयारी, सीयूईटी की तैयारी, अदर लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस की तैयारी। अगेन एमएचसीईटी जैसे पेपर की तैयारी और सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी। जब हम बात करें लॉ की तो पहले दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत बेसिक्स है, जानिएगा। एमएचसीईटी में आउटसाइडर जो महाराष्ट्र का नहीं है और जो बाहर का है, आउटसाइडर के लिए सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कॉलेज मिल जाए, फर्ग्यूसॉन कॉलेज पुणे का मिल जाए। अच्छा, आप सोच रहे हो जीएलसी और आईएलएस पुणे। तो जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे एक टाइम था जब इनका नाम था। इनका नाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए बहुत सारे लोग महाराष्ट्र जुडिशरी में जजेस की तरह नियुक्त हुए। राइट। इनका नाम इसलिए नहीं है कि यहाँ से बहुत हाई प्लेसमेंट लगता है या जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे के बच्चे टॉप कॉरपोरेट फर्म्स या मैनेजमेंट फर्म्स में बहुत ऊपर की पोजीशन पाते हैं, इसलिए इस इन यूनिवर्सिटीज़ इन कॉलेजेस का नाम नहीं है। इन कॉलेजेस का नाम प्राइमरीली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाने काफ़ी डिग्निफाइड और नोटिफाइड लोग आते हैं। राइट, इंक्लूडिंग प्रेजेंट जजेस या प्रेजेंट यू कैन से पब्लिक अटॉर्नीज जो भी हैं वो सब। ऑल्सो आउटसाइडर के लिए सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब कि इट्स लाइक प्लेइंग अ गैम्बल विथ योर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। ऑल्सो एमएचसीईटी का जो नोटिफिकेशन प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कह रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग और टीडियस हो जाता है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी पर्सन हु पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश टू लार्जली रिलाई ऑन एमएचसीईटी। ऑल द मोर आप एमएचसीईटी की तैयारी इसलिए करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि थोड़ा सा एक स्कोप है यहाँ पे। विथ रेस्पेक्ट टू सीयूईटी, येस यू शुड ट्राई फॉर सीयूईटी, बट देन सीयूईटी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप लीगल स्टडीज़ को ढंग से पढ़िए, और लीगल स्टडीज़ की क्लास 12th की पहली किताब को बहुत ढंग से और फिर 11th की किताब को बहुत ढंग से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग वापस से उसी साइकिल में क्यों फंसना चाहते हैं। अगर आपको लगता है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्लैट का पेपर आप निकाल सकते थे और नहीं निकाल पाए किसी सिचुएशन की वजह से, तो क्या प्रॉब्लम है क्लैट के पेपर को दोबारा देने के लिए। See, I'll again tell you what is the mistake that happened last year, and why did I say that you are gonna repeat the same mistake again this particular year? For the very same reason that last year भी आपने खुद को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। You started in the month of June, and then from that onwards you got serious in the month of September. You started rigorously attempting your mocks and passages practice and everything from the month of October, November, and then finally December में पेपर आ गया। So, in a span of only 60 days, you were serious and you were not really prepared enough to handle passages. Most often, what I have seen, students are very complacent in their behavior. एक दिन एक सेक्शन लगा लिया, 6 पैसेज सॉल्व कर लिए और आंसर की से चेक कर लिया तो उनको लग गया कि उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ कर लिया आज, इससे ज़्यादा वो तैयारी में कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद आके 4 दिन तक उसके बारे में गाना गाया। फिर एक दिन एक मॉक लगा लिया, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया और उसके बाद कॉम्प्लेसेंट हो गए पूरे हफ्ते भर के लिए। 100 मॉक्स लगा लिए हैं पर उसको एनालाइज ही नहीं करा है। एनालाइज सही गलत क्वेश्चंस में गलत क्यों हो रहा है किसी से पूछा ही नहीं, किसी फैकल्टी के पास आए नहीं, किसी से सलाह भी नहीं ली कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं या मेरे कैसे नेचर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्लैट कंसोर्शियम में क्लैट 2024 में आपके साथ खेल कर दिया। क्लैट 2023 बहुत सिंपल था तो शोर मच रहा था, क्लैट 2024 ईजी आ गया तो शोर मच रहा है। तो ये तो बात हर साल की है, क्लैट कंसोर्शियम को गाली हर साल ही पड़ती है और नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाला हिसाब रहता है कि आप एग्जामिनिंग बॉडी को गाली दे के एग्जामिनिंग बॉडी ने इनजस्टिस करी, ये करी, वो करी, ऐसा बोल के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद को एक तरह की सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मैंने एडी से चोटी तक का पूरा जोर लगाया था, एग्जामिनिंग बॉडी ही बेकार है, पेपर ही अनप्रडिक्टेबल बना देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट की हवाओं के भरोसे मत जाइए क्योंकि मार्केट वही कहती है जो आपको ईजी फील कराए, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते उस मार्केट के लिए, स्टूडेंट्स एक कस्टमर की तरह भी होता है। लेकिन मैं आपसे वापस से यही बोलूँगा कि अपनी सेम मिस्टेक्स, अगर आप क्लैट को दोबारा लिखने का मन बना रहे हैं तो क्लैट को की तैयारी दोबारा शुरू करने में आपको किसी भी तरह का विलम्ब या किसी भी तरह का डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही है कि आप लोग कितने टॉपिक से, कितनी चीज़ों से फेमिलियर हैं। अब आप लीगल एप्टीट्यूड उठा के देखिए 2024 का, यू विल फाइंड दैट most of the topics what they are in the newspapers, in the editorials and all of this, but the student is like, हम पढ़ तो लेते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ लिया, हमने आर्टिकल पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया, लेकिन उससे क्या हमें रिटेन करना है इन्फॉर्मेशन को, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को अलग से कॉपी में लिखना है, किस तरह की चीज़ों को रिपीटेड मैनर्स में देखते रहना है,
वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. Largely, what I have seen is that when I say start early, then people start picking up current affairs. Only current affairs. नहीं, current affairs prepare कर लेते हैं, ये fact prepare कर लेते हैं, ये news prepare कर लेते हैं. इसमें क्या है? It's not like that. Read more and more. Have more and more say. हमारी लॉजिकल एप्टीट्यूड की क्लासेस में कल हम लोगों ने यही सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, और उसके बेसिस पे किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, स्टेटमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, वो भी पूछा. लेकिन क्लाड कंसोर्शियम एक चीज़ और कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए आप, कि लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में जो सिचुएशंस थी, पहली बात तो वो बहुत बड़ी बड़ी थी. तो एक आइडियल सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है, जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, फैक्ट बेस्ड सिचुएशन होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और वो हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि क्लाड कंसोर्शियम किसी भी तरह का सिचुएशन और फैक्ट्स में डाउट नहीं छोड़ना चाह रहा. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, उसको आपको कम समय में पढ़ना है. दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर चेंज इस साल के पेपर में ये देखने को मिला कि लीगल एप्टीट्यूड जैसे सेक्शन में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, यानी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लीगल का पैसेज है या ये लॉजिकल का पैसेज है. So please, you need to understand that what is the expectation of this particular examination. The expectation of the particular examination is that you should have a say on practically all of the issues that are going on. And it should not be a say, it should not be an opinion based on what you think, what you feel is right or wrong, based on what other jurists are saying, what experts are saying. You need to have a balance of opinion with respect to that. For example, if I simply say that the voidable marriage, I quote this particular line before you, that a voidable marriage is only declared to be void by a decree of a court. By a decree of a court. Now the point is, what is the difference between a voidable marriage and why do you need a decree from a court? What exactly is the meaning of the word decree with respect to a void marriage? And can voidable marriage be declared as void? Can void marriages be declared as can at any point of time be called as voidable marriages? Can a void marriage continue to remain a void marriage even if there is no decree of a court? For example, a girl of 15 years has married a guy of 17 years because they were madly in love with each other and they live in some rural area XYZ. And they have married based on Hindu rites and customs, and they're living together happily. Nobody has raised a dispute with respect to the nature of the marriage. But what happens at the age of 23, the guy decides to remarry again. And he posits himself that he is competent enough to remarry again, and he goes and marry another girl who is also a major. Now, then what will happen to the second marriage? Will it be declared void? Will it be declared voidable? Or what will be the nature? What will be the remedy available to the children born out of the first marriage? Can those children have some say or some right in the property of their father? What will happen to the first wife, if this husband marrying again in a second marriage deserts the first wife? What will happen to the competency of the marriage? These all aspects you think you know, but you don't know. Because what you think you know is the general opinion. But what is law is very precise on that point, and you need to know all of this. Because CLAD Consortium has declared no particular syllabus. There is no particular syllabus with respect to legal aptitude, or for that matter logical aptitude. Everything under sun is important. Everything that is coming in current affairs is important. Many times we had discussed social media intermediary rules and safe harbor passage and all of this, safe harbor provision and all of this. You see that there is a direct passage, but look at the nature of questions that they have asked. They are not situation based questions, they are direct questions, inference based questions. Like they are asking you the fundamentals that you need to have to counter a defamation allegation. They're asking that if a petitioner is there, and if a petitioner is going there stating that whatever content he has posted online is not defamatory, what will be the justification that he will put before the court? And that is not given in the passage. That is nearly not given in the passage. So the problem with starting and please understand, it is not only practiced here. I have seen in my 5 years of teaching experience with different institutions, including Legal Edge, Law Prep Tutorials, CLAD Possible, and whatnot. I can only tell you that the gap is there. The major gap is that there are no faculties to address the doubts, the immediate doubts, even if it is a silly one. Most often I have seen students complaining me this particular fact that whenever they go and ask a particular doubt, उनको बेइज्जत कर दिया जाता है या डांट के किनारे कर दिया जाता है, या स्टूडेंट्स यूजुअली एम्बैरेस फील करते हैं टीचर से अपना डाउट पूछने में. और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का और टेंशन वाला विषय हो जाता है कि यार बच्चा अपना डाउट ही नहीं पूछ पा रहा है. डाउट्स आर नेवर सिली. Doubts are doubts.
हाँ, सेम तरह का डाउट, सेम तरह की चीज़ें अगर आप बार बार पूछेंगे तो कोई भी टीचर इरिटेट हो जाएगा. बट द पॉइंट इज दैट डाउट्स आर डाउट्स. Nobody can say that they are silly doubts, they're good doubts, they're better doubts, they're bad doubts and everything. तो डाउट कैसे क्लियर कराओगे, और डाउट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. अब मान लो कि अगर 10 बच्चे उस पर्टिकुलर पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, 8 लोगों ने वो पैसेज सॉल्व कर दिया, कोई एक दो बच्चे हैं जिनको उस पर्टिकुलर पैसेज के पर्टिकुलर लाइन में सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे उन दो बच्चों को ये समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मेरे जैसे भी बच्चे हैं, पर मेरे जैसे बच्चे जिनको डाउट है वो कितने हैं, ज़्यादा हैं कि कम है. अगर वो कम है तो प्रॉब्लम मेजोरिटी में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है. पर अगर एक जगह पे 8 लोगों को डाउट है, 2 लोगों को नहीं है, तो 2 लोग हो सकता है दे जस्ट गॉट लकी एंड गॉट अ गुड आंसर. 8 लोगों को डाउट है मतलब उस पैसेज में कोई प्रॉब्लम है. तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कुछ इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आपका ओपिनियन लेते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आपके सामने सिचुएशन देते हैं और वोटिंग कराते हैं, तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ों को पता चलता है, क्या ये पहलू हमें समझ में आते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स का एक आइडिया लगता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि क्लैट पेपर इतना डिफिकल्ट है कि उनको जो चीट कोड पता चला है क्लैट पेपर के बारे में सिर्फ इन्हीं को पता है. नहीं, हम डेमोक्रेटाइज कर देंगे, हम सबको बता देंगे वो चीट कोड. तब तो कंपटीशन में मजा आएगा. बच्चे नाराज क्लैट 2024 में इसलिए हैं क्योंकि पेपर इजी आया, क्योंकि पेपर डुएबल आया, क्योंकि कर सकते थे. अजीब सी बात है. मतलब कुछ ना कुछ करके आपको एग्जामिनिंग बॉडी को गाली देनी है. आप ये बताइए ना कि पेपर इजी आया तो आप क्या बेटर कर सकते थे, आपको करना चाहिए था. आपको उस समय उस मोमेंट पे 2 घंटे में परफॉर्म करना चाहिए था. और फिर कुल मिला के अभी बात क्या है कि अभी क्यों नहीं स्टार्ट करना चाह रहे, इसीलिए नहीं स्टार्ट करना चाह रहे क्योंकि पता है कि नहीं यार उतनी मेहनत फिर से नहीं हो पाएगी. तो फिर आप आगे लाइफ में अपनी लाइफ को खुद ही गड्ढे में क्यों डाल रहे हो. वाई आर यू ट्राइंग टू डिली डाली ओवर इट, कि बाद में देखेंगे, अप्रैल के बाद देखेंगे, जून के बाद देखेंगे. तो फिर उस वाले अटेम्प्ट और इस वाले अटेम्प्ट में अंतर क्या है. अब 12th वाले स्टूडेंट्स हैं जो 12th में हैं, वो ये कह रहे हैं हम बोर्ड्स के बाद ध्यान देंगे. क्यों, क्या लॉजिक है इसका कि आप बोर्ड्स के बाद ध्यान देंगे. बोर्ड्स के बाद कोई ध्यान नहीं दे पाएगा. बोर्ड्स के बाद आपको 1 महीने का ब्रेक चाहिए रहेगा. आपका मई खत्म हो जाएगा, वापस से आप जून में आ जाएंगे. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जहाँ पे आपको आपका कैसे बेसिक्स फंडामेंटल सब क्लियर होना चाहिए. पास्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया हो, आपको एग्जामिनिंग बॉडी के बारे में पता हो और आप प्रैक्टिस मोड में आ जाने चाहिए. वहाँ आप किक स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को. तो आपने जैसे 12th के साथ दिया, जैसे 12th के बाद दे रहे हैं, समानतः एक ही तरह से आप अप्रोच करेंगे पेपर को. नुकसान है आपका. और बोर्ड्स में इस बार 1 महीना है. ऐसा क्या है बोर्ड्स में जो कि आप, मैं पर्टिकुलरली पीसीएम पीसीबी के अलावा ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड्स में आखिरकार ऐसा क्या डिफिकल्ट है जो आपको इतना लग रहा है कि आराम से आप 1 महीने में नहीं कर सकते. और एक चीज़, मुझे एक और बात का एक प्लीज़ बेसिक सा लॉजिक बताइएगा कि बोर्ड्स में अगर आप 99.9% मार्क्स भी ले आते हैं तो मुझे एक यूनिवर्सिटी उठा के ऑल ओवर इंडिया में कोई एक यूनिवर्सिटी का भी आप नाम बता दीजिए जो कि आपको ग्रेजुएशन अलाउ कर देगा सिर्फ बोर्ड्स के 99.9% मार्क्स पे. आप किस दिशा जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में प्रैक्टिकली, आपको खुद को पता नहीं है. बस चलते चले जा रहे हैं. बोर्ड्स का पेपर हो जाएगा क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी आसान है, अभी इतना लोड नहीं लेना चाहते, बोर्ड्स की तैयारी आसान है. और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कि यार नहीं आराम से तैयारी करेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे, सब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा. बैक टू स्क्वायर वन चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. और प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इसके बाद लाइफ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आने वाला है वो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है. ये फिर भी ईजी एग्जामिनेशन है. सो गिव योर सेल्फ अ हेड स्टार्ट. Start early. Start early. Start devising out your preparation. Come join me. Let's build your dream into a reality. Let's start working together. बहुत ईजिली 4 घंटे की क्लासेस में बहुत ही ईजिली आपको जोड़ के रख के, आपको टास्क देख के, आपके साथ कम्युनिकेशन और कनेक्शन बना के हम चीज़ों को किक स्टार्ट कर रहे हैं. सो कम ज्वाइन मी. लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स टुगेदर टू मेक योर ड्रीम टर्न इनटू अ रियलिटी. I am going to be there with you all for the entire journey, for the entire process. But then you got to commit. You got to commit to yourself. You got to commit to me that you are going to kickstart it now. There is no point in dilly-dallying it. There is no point in delaying it कि बाद में करेंगे. And please come on, MHCET जैसे examinations को निकाल के भी आप कोई stable legal career अपने आप को नहीं दे पाएंगे. Those are for Marathi speaking faculties हैं वहाँ पे. How will you adjust? Marathi speaking people are there, all the Marathi people are there. How will you adjust? I'm particularly concerned about the northern belt of India. You can go and adjust in Gujarat, but then also you will find difficulty over there if people would be speaking Gujarati. So I'm not discouraging the, you can say, inter-regional study concept that is there, but please understand they have reserved a lot of seats for Maharashtrians and there is a lot going on in Maharashtra these days.
So start to focus on something that is relevant. CLAT and ALET are one of those examinations which are relevant, which have a problem, which have a convincing future. Otherwise, please gear up for good private universities who take entrances. I have again stated that Symbiosis, Narsi Monji, KIIT Bhubaneswar, and Christ Bangalore, including Army Law College Mohali, these all are very promising private universities. You should start your preparation for these examinations and not for MHCET or CUET for that matter. CUET is a very simple paper. I mean, it's all the more is based on आपने अगर legal studies ढंग से पढ़ ली है, find a mentor, find video lectures, find a course और practice कर लिया है, you can crack आराम से CUET का. अब CUET की प्रिपरेशन करने के लिए 30, 40, 50 हज़ार रुपए देना डज नॉट मेक एनी सेंस. डज नॉट मेक एनी सेंस. अगर आपसे कोई ले भी रहा है तो वो कंप्लीटली आपके साथ एक तरीके से गैम्बल खेल रहा है, क्योंकि CUET का मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है. 15 लाख बच्चे लिखते हैं, तो उसमें उन वो कैलकुलेशन करके रखते हैं, मल्टीप्लाई करके रखते हैं कितना अमाउंट बनेगा इन ऑल ऑफ दिस. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है उसका. बिकॉज कोई यूनिवर्सिटी, कोई जॉब, कोई कॉलेज, मतलब कैट ही एक एग्ज़ाम है आई थिंक जो 10 से आपका स्कोर देखता है. अदरवाइज कोई भी नहीं देखता आपका 10th 12th का स्कोर. तो हाँ ठीक है, अब हमने क्लैट भी नहीं उखाड़ा है, हम बोर्ड्स तो उखाड़ लें. बेटा तुम बीच मझधार में फंसे थे और फंसे रह जाओगे. बेहतर है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो और अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो. मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में.